नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुट्ठी भर लोग संसद को नियंत्रित करने के लिए करते हैं हुड़दंग। पीएम ने शीतकालीन सत्र के परिणामकारी होने की जताई उम्मीद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर आज हो सकता है फैसला। भाजपा की चुनाव संचालन समिति की बैठक में जीत पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। और पर्थ के चौथे दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौटी। सिराज ने आज चटकाए 2 विकेट्स। टीम इंडिया जीत से 5 विकेट की दूरी पर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए हुए कहा कि जिनको देश ने नकार दिया है वो संसद को बाधित करने का काम कर रहे हैं। संसद में बेहतर चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है वे ही संसद में हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। और पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र को कई मायनों में खास बताया। साथियों, संसद का यह सत्र
अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा 75वें साल में उसका प्रवेश ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं सीधे संसद भवन से। शैलेंद्र, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इस बार प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको विपक्ष कैसे लेगा? ये जो शीतकालीन सत्र है, इस बार प्रोडक्टिविटी की गर्मी देखने को मिलेगी या हुड़दंगबाजी की? ये देखिए, पहले हफ्ते में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक जो संसद में कामकाज है, हमने देखा है कि कोशिश यही रहती है कि भले ही शुरू के दिनों में गतिरोध देखने को मिले, लेकिन उसकी भरपाई हो जाती है बाद के दिनों में। लेकिन सवाल यही है, क्या कि शुरू से ही एक सहमति बन जाएगी या विपक्ष का जो रवैया है वो उस तरह से अड़ियल नहीं होगा जैसा कि पिछले सत्र में देखने को मिला था शुरू के दिनों में, और कई दिन कामकाज के बाधित हुए थे और महत्वपूर्ण जो समय है संसद का वो बर्बाद हुआ था। तो ये एक अपील भी है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये एक तरह से सहयोग भी प्रधानमंत्री ने मांगा है और सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई है। देखिए, जब संसद का सत्र चलता है जय, तो पूरी दुनिया की निगाहें रहती है भारत के सबसे बड़े जो हमारा लोकतंत्र है, सबसे पुरातन लोकतंत्र है, उसके संसदीय लोकतंत्र में किस तरह से लोग किन मुद्दों पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, विधायी कामकाज किस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और शीतकालीन सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि बजट सत्र के बाद जब आप देखें मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र, तो सरकार के पास एक समय होता है कि वो विधायी एजेंडे पर आगे बढ़े, क्योंकि उसके बाद फिर अगले बजट की तैयारी होती है, बजट सत्र आ जाता है। तो अब आप 17 विधेयक जो संभावित हैं वो कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार पारित कराना चाहती है। उसमें वक्फ संशोधन बिल जो पिछले सत्र में सदन में रखा गया था लोकसभा में और उसे जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की तमाम बैठकें हुई 25 से ज़्यादा, और हमने देखा कि उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। ये बात खुद जेपीसी के चेयरमैन ने कही थी। लेकिन आज जो विपक्ष के सदस्य हैं जेपीसी के, वो गए हैं लोकसभा अध्यक्ष से, उन्होंने मुलाकात की बात की। तो क्या वो चाहते हैं कि उस समिति का समय और बढ़ाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने मुलाकात की है। तो ये एक मुद्दा है जिस पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो सदस्य हैं, जो जेपीसी के सदस्य भी हैं, उनकी अलग राय है बाकी सदस्यों से। तो ये इस मुद्दे पर काफ़ी निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि इसी हफ्ते के आखिरी दिन तक यानी शुक्रवार तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देनी है। दूसरी बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे या फिर उत्तर भारत में प्रदूषण का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, या फिर जो भी मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है, जिसकी चर्चा कल के सर्वदलीय बैठक में हुई थी, सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि नियमों के मुताबिक वो सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिससे तमाम पहलू निकल कर आए। एक विषय के जब कई पहलू निकल कर आते हैं तो जनता ठीक से उस विषय को समझ पाती है। तो देखना होगा कि क्या कुछ सहमति बन पाती है या किसी मुद्दे पर टकराव देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन जो सरकार ने कोशिश शुरू की है शैलेंद्र, उसमें विपक्ष का रुख आपको क्या क्या लगता है? और साथ ही साथ सवाल वही बार बार फिर से कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका असर क्या संसद की कार्रवाई पर आपको देखने को मिलेगा? खासतौर पर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या स्ट्रैटेजी बना सकती है? देखिए, इस चुनावों के नतीजों का एक असर ये होता है राज्यों में कि जो दल जीतता है वो अधिक आत्मविश्वास के साथ सदन में रहता है
और प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी कि 2024 के जो नतीजे आए थे उसके बाद जिन राज्यों के चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा हो अगर आप देखें, या फिर अब महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, तो इन नतीजों ने 2024 के चुनाव को के नतीजों को और बल दिया है। यानी जब फिर से लगातार तीसरी बार 60 साल बाद देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एक गठबंधन को मिली थी, तो वो उसको एक और मजबूती मिली है। महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से एनडीए बीजेपी की वापसी हुई है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जल्द ही वहाँ सरकार का गठन भी होने जा रहा है, तो ये एक इस लिहाज से आप देखें कि उसका एक फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस जो अचानक शेयर बाजार गिरा था, जो उथल पुथल हुई थी, आप बेहतर जानते हैं कि उसके क्या क्या कारण बताए गए। हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव कोई बहुत असामान्य बात नहीं होती है। तो वो सब जो मुद्दे हैं जिस पर एक आरोप भी लगा था, और बेरोजगारी का मुद्दा या फिर महंगाई या फिर पॉल्यूशन का जो मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर विपक्ष क्या रवैया अपनाता है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से सरकार को घेरना चाहती है, ये कुछ देखना होगा। लेकिन कांग्रेस की एक कोशिश होगी कि वो कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरे। मणिपुर जैसे मुद्दों का उन्होंने और कई मुद्दों का कल सर्वदलीय बैठक में जिक्र भी किया था, लेकिन उसका बहुत करारा जवाब हमने देखा था कि सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया था कि यूपीए के समय में या फिर कांग्रेस की 90 के दशकों में जो सरकारें थी उसमें उत्तर पूर्व में क्या कुछ हुआ था और किस तरह से उनका रवैया रहता था, और सभी ने देखा है। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि जब विपक्ष के बाद से मौका होता है कि वो सरकार को कुछ मुद्दे पर सवाल उठाए। लेकिन शैलेंद्र, एक सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो आज भाषा जिस तलखी में जिस तीखा प्रहार किया विपक्ष के ऊपर, और ये कहा कि भाई जो नए सदस्य हैं उनको मौका देना चाहिए, जो नई सोच है, जो देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं उनको तो मौका दीजिए। आप लोग बार बार देश को वापस पीछे घसीटने का काम करते हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के अर्बन नक्सलवाद की याद दिलाई थी, आपको याद होगा चुनाव परिणामों के बाद में जब उन्होंने संबोधन किया था। इसका मतलब यह है कि शायद सरकार ब्लैकमेल होना नहीं चाहती है। जिस तरह से झूठ के आधार पर बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं संसद में और लगातार गतिरोध बनाया जाता है, ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार अब इस मूड में है कि इस ब्लैकमेल को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त किया जाए, और इसलिए बिल्कुल अपफ्रंट प्रधानमंत्री विकास का हवाला देकर के विपक्ष से संसद चलाने की अपील कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के रवैये पर बहुत करारा निशाना हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब जीत का जश्न हो रहा था बीजेपी मुख्यालय में, जहां मैं भी मौजूद था, वहां दरअसल ये कहा था कि अर्बन नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है और सबको सावधान रहना होगा। और जो विपक्षी दलों का रवैया है कांग्रेस पार्टी का, कि वो परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, किस तरह से वो एक तरह से लोकतंत्र जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने पर ध्यान नहीं देते, ये बात एक तरह से बीजेपी कहती रही है कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए। और कल प्रधानमंत्री ने भी, हमने देखा था कि जीत के दिन बहुत करारा निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा था। आज भी प्रधानमंत्री ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले जो कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के अंदर नहीं चाहते कि सत्र सुचारू रूप से चले, सदन सुचारू रूप से चले। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों में कुछ विपक्षी दल भी हैं जो चाहते हैं कि जिम्मेदारी से कि सदन चले, उस पर चर्चा हो, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते। तो इशारा बहुत स्पष्ट है, 80-90 बार जिनको रिजेक्ट जनता कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बार बार 80-90 बार जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है जनता के द्वारा, क्योंकि जनता उनके व्यवहार को बहुत बारीकी से देखती है। तो इशारा बहुत स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ कि उनका जो रवैया रहा है वो ठीक नहीं रहा है सदन के अंदर। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अभी भी समय है, बहुत समय बीत गया, पश्चाताप करना चाहिए। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल भी उठाया। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए, ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि अगली पीढ़ी को मौका दे, खासतौर पर जो नए सांसद आए हैं उनको बोलने का सदन के अंदर मौका दिया जाना चाहिए। वो किसी एक दल के नहीं है, सभी दलों से नए सांसद जीत कर आए हैं। तो क्या विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री की इस नसीहत पर सीख लेगी? ये देखने वाली बात होगी कि सदन के अंदर क्या माहौल होता है। उम्मीद हम यही करेंगे कि सार्थक चर्चा हो, सरकार को घेरने की भी कोशिश हो विपक्ष की तरफ से, लेकिन वो नियमों के मुताबिक हो, सार्थक चर्चा के जरिए हो, ना कि हुड़दंग के जरिए या फिर संसद को बाधित करके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संसद एक मंच होता है
जिम्मेदार ठहराने का, और सरकार से सवाल भी इसीलिए किए जाते हैं और सरकार पूरी कोशिश करती है उन सभी सवालों का जवाब दिया जाए। राज्यों के हितों की बात होती है। बिजी सीजन कहा जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, जिसमें आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा तेजी देखी जाती है। अभी आपने शेयर बाजार का जिक्र किया, तो आज तो शेयर बाजार करीब 0.25% ऊपर है। 1300 से ज़्यादा अंक की बढ़त सेंसेक्स में हमने देखी है। अडानी जैसे कंपनियों पर जो गंभीर आरोप लगे, शायद इस बार वो मुद्दा उतनी तेजी के साथ उठा नहीं पाएंगे। लेकिन और क्या कुछ मुद्दे हैं, खासतौर पर 75वें साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो वो कौन से बड़े माइलस्टोन्स इस शीतकालीन सत्र के दौरान देखे जाएंगे शैलेंद्र? ये देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण संविधान सदन में कल एक विशेष कार्यक्रम होना है, जब संविधान को अंगीकार करने के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो विभिन्न दलों के सदनों के नेता हैं, वो संविधान सदन में मौजूद रहेंगे, उसी जगह पर जहां पर संविधान को लेकर चर्चा हुई थी, जहां जो पूरी प्रक्रिया जिसका पालन किया गया था। तो देश और दुनिया देख पाएगी कि भारत का जो संविधान है वो कितना एक तरह से कहें उसके जरिए आज हम इतने मजबूत संसदीय लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़े हैं। तो उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा भी होगी और उसकी एक मेकिंग की जो पूरी प्रक्रिया रही है वो भी आप एक साल में देखेंगे कि देश और दुनिया के लोग बेहतर तरीके से जान पाएंगे, जब एक साल तक लगातार कार्यक्रम होगा। तो ये इस सत्र के दौरान कल हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं होंगी, संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है इस शीतकालीन सत्र के दौरान। दूसरी बात यह है कि विधायी कामकाज से लिहाज से देखें तो सरकार चाहेगी कि जिन विधेयकों को पिछले सत्र में आगे बढ़ाया गया था उनको दोनों सदनों से पारित कराया जाए। वायुयान संशोधन विधेयक है, बैंकिंग लॉ संशोधन विधेयक है, पोर्ट से जुड़ा विधेयक है, वक्फ संशोधन बिल की हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ विधेयक कई बार जो एजेंडे में नहीं होते हैं वो अचानक सामने आते हैं, तो वो भी है। जहां तक मुद्दों की बात है तो जो उत्तर भारत में प्रदूषण है कि ये मुद्दा हो सकता है कि इस पर चर्चा हो सदन के अंदर। मणिपुर के हालात पर भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से बयान आए, विपक्ष ने ये बात कही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बाकी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक आपने चर्चा ही की है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, वक्त इतना ही है फिलहाल। चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही 12 बजे तक के लिए वो स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही वर्तमान सांसद चौहान वसंत राव, बलवंत राव और SK नारुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित की गई। और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है 12 बजे तक। और 20 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। वो विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज 2 विधेयक और विचार पारित किए जाने के लिए पेश किए जाने का कार्यक्रम है। पहला विधेयक है बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में से पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ होगा। रेल संशोधन विधेयक 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम पत्र सभा पटल पर पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में आज एक अहम विधेयक शामिल किया गया है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में आज सभा पटल पर महासचिव द्वारा पत्र रखा जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना अपना वक्तव्य देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक विचार और चर्चा के लिए पारित किए जाने के लिए पेश किए जाने वाले हैं। उन सभी विधेयकों की सूची हम आपको बताते हैं। इसमें भारतीय वायुयान विधेयक 2024, इसको कि राज्यसभा में आज रखे जाने का प्रस्ताव है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024। ये उन सभी 16
विधेयकों की सूची जो इस सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले हैं। वाहन पत्र विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024, मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक 2024, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, पंजाब कोड संशोधन विधेयक 2024, व्यापारी नौवहन विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024, और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024। तो ज़्यादातर विधेयक जो हैं वो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रख करके पेश किए जाने वाले हैं, जिससे कारोबार को और भी आसान बनाया जा सके। और आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 75 सालों में संविधान और ज़्यादा सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का दिन है। 26 नवंबर को हमारा संविधान हमने अंगीकृत किया था और हमारे संविधान बनाते समय बाबा साहब अम्बेडकर और मनुष्यों का त्याग, समर्पण, उनके कर्तव्य को याद करने का दिन है कि आज 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और वो लोकतंत्र हमें संविधान की मूल भावनाओं से मिला है। संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले लोकसभा सदस्यों के पास आज से इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है। संसद को पेपरलेस बनाने की जो पहल है, अध्यक्ष ओम बिरला की इस पहल के तहत लोकसभा कक्ष की लॉबी में 4 काउंटर पर इलेक्ट्रॉनिक टैब्स रखे गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि काउंटर पर उपस्थिति पुस्तिका पहले की तरह रखी जाती रहेगी, लेकिन सदस्यों को ये सलाह दी जाती है कि वो टैब के माध्यम से अपनी प्राथमिकता दें, उसके उपयोग को प्राथमिकता दें और संसद को पेपरलेस बनाने में मदद करें। अधिकारियों ने बताया कि सदस्यों को सबसे पहले टैब पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपना नाम चुनना होगा, डिजिटल पेन की मदद से अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सबमिट बटन दबाना होगा। तकनीकी सहायता के लिए हर काउंटर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के इंजीनियर की एक टीम मौजूद रहेगी। संसद सत्र के दौरान सदस्यों को अपना दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए उपस्थिति पुस्तिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इससे पहले लोकसभा सदस्य मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कल संविधान दिवस मनाए जाने से पहले राजधानी नई दिल्ली में आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई इस पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय युवा मामले और खेल और श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ी
संख्या में लोगों के साथ शामिल हुए। इस पदयात्रा का उद्देश्य है संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और युवाओं के बीच लोकतंत्र की प्रस्तावना और सिद्धांतों के बारे में जागरूक करना। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से खास बातचीत की। मनसुख मांडविया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैसे कहेंगे? आज आप देख रहे हो संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेम्बल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनसुख मांडविया जी जो बता रहे थे कि युवाओं को लेकर खास तौर से इस पदयात्रा का विशेष महत्व है ताकि युवा पीढ़ी है वो अपने संविधान को जान सके और संविधान निर्माताओं के योगदान को जान सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पदयात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के संविधान को और भी ज्यादा मजबूती दी है। संविधान शुरुआत ही करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबको सम्मिलित करता है, पूरे देश को जोड़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से जो कार्य किया है, पहले दिन से उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश के पीड़ितों के लिए सम्मिलित के लिए काम करेगी और समर्पित रहेगी। और मैं समझता हूँ वही संविधान का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष तक संविधान को भी और मजबूत किया। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि न सिर्फ युवा, देश के सभी नागरिक संविधान से जुड़े। ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि पूरा देश संविधान दिवस को लेकर के उत्साहित है। देश की सभी नागरिकों को संविधान के प्रति समर्पित होनी चाहिए, प्रतिबद्धता रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। निश्चित रूप में युवा पीढ़ी उसमें से ज्यादा जुड़े क्योंकि उनको मालूम नहीं है देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई थी, देश की संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी। आज जिन लोगों के हाथ में हमारी व्यवस्था की दायित्व है, हमारी कर्तव्य बनता है नई पीढ़ी को उसके साथ जुड़े। जो आज आप भव्यता देख रहे हो, ये तो एक झांकी है। देश भर आज संविधान दिवस मना रहा है, यही हमारी उपलब्धि है। और महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक आज मुंबई में आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद विधानसभा चुनाव की समीक्षा होगी। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, प्रवीण दरेकर समेत पार्टी के चुनाव समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपना अपना नेता चुना है। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कल समाप्त हो रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोंकलिंगम ने रविवार को मालाबार हिल स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों वाला राजपत्र और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत की। और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा है। इस बीच उद्धव गुट ने आज पार्टी के विजयी विधायकों की बैठक बुलाई।
शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इन परिणामों को अस्वीकार कर इसे जनभावना के विपरीत तक बता दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक जरूरी बैठक बुलाई। आज सुबह राज ठाकरे के दादर स्थित आवास शिवतीर्थ पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मनसे के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज ठाकरे क्या कहेंगे और बैठक में क्या अहम फैसला लिया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। वहीं महायुति में अब मुख्यमंत्री पद के लिए हर पार्टी उत्सुक दिखाई दे रही। सूत्रों के मुताबिक चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए वे बिना किसी जल्दबाजी के सरकार बनाएंगे और उचित फैसला लेंगे। इस सरकार का कार्यकाल 26 तारीख को समाप्त हो रहा है। और मुंबई से श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, सभी के जहन में पहला और एकमात्र सवाल यही है कि कमान कौन संभालेगा राज्य की, और क्या जो बैठकों का दौर शुरू हो रहा है कब तक माने कि इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी? देखिए अजय, ये माना जा रहा था कि जब बीजेपी और महायुति को इतना बड़ा ग्रैंड विक्ट्री मिला था, तो ये जो पेचीदा एक क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन अब 2 दिन निकल गए हैं, उसके बाद में भी ये चर्चा चल ही रही है और सामने नाम कोई नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो सिचुएशन है पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हर पार्टी जो है अपनी तरफ से मीटिंग ले रहा है और डिसाइड कर रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। कल हमने देखा कि एनसीपी ने अपनी मीटिंग ली और वहां पर उन्होंने विधायक दल का नेता अजीत पवार को चुना। वहीं देर रात कल शिंदे ने भी, एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवसेना का जो विधायक दल का नेता है वो एकनाथ शिंदे को चूज किया है। वहीं अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, जो बयान आ रहे हैं कार्यकर्ताओं की ओर से या जो जीते हुए एमएलएज हैं उनकी ओर से, तो वो सभी चाहते हैं कि उनके दल का जो आला नेता है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे। और जिस तरीके से हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से फिलहाल ये विधायक दल का जो नेता चुनने वाली मीटिंग है वो होनी बाकी है, वो अभी तक नहीं हुई है। हालांकि आज 1 बजे के आसपास में इन्होंने मीटिंग रखी हुई है जहां पर ये डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से कौन से फैक्टर्स इनके जो प्रो में है काम किए हैं, इनके लिए काम किए हैं, वो सारी चर्चाएं होंगी। ये भी साथ में बताया जा रहा है कि जो फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात है वो दिल्ली में होगी, वो यहाँ नहीं होगी। और सभी जो टॉप लीडरशिप हैं ग्रुप्स के, अलग अलग एलाइज के, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, वो दिल्ली में जाएंगे और बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ में उनकी चर्चा होगी, क्योंकि वहीं से पेच छूटने वाली बात समझ में आ रही है। बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से उनके पास में नंबर्स हैं सबसे ज़्यादा एनसीपी से भी और शिवसेना से भी ज़्यादा है, तो ये तो मान के चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का ही होगा। पहले जो सोचा जा रहा था या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस होंगे इसके प्रमुख दावेदार, लेकिन ये नाम अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं अगर हम एमवीए की भी चर्चा कर लें तो आपने भी जिस तरीके से बताया कि उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने ये भी बयान दिया कि उन्हें लगा नहीं था कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ ऐसे करेगी। साथ ही शरद पवार का भी सिमिलर डायलॉग आया हुआ है। शरद पवार गुट की बात कर लें तो 30 नवंबर के आसपास में उनने अपनी मीटिंग बुलाई है जहां पे जो चुने हुए एमएलएज हैं, जो जीते हुए एमएलएज हैं वो आएंगे। और साथ ही अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात कर लें तो उन्होंने ये मीटिंग आज बुलाई है। मनसे ने भी एक मीटिंग बुलाई है। इन सभी बैठकों के बीच में, इन सभी बैठकों के बीच में, इन सभी समीकरणों के बीच में अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि महाराष्ट्र की जीत का जनता सबसे बड़ा श्रेय किसे दे रही, नंबर 1, और इस युग को किस तरह से परिभाषित किया जाए जब बिल्कुल 60 सालों में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं होगा, इतनी बड़ी हार शरद पवार साहब को मिली है, तो क्या राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति का ये एक बहुत बड़ा मोड़ उसके रूप में जनता देख रही है, और जीत का श्रेय किसे? बिल्कुल, जीत का श्रेय हम अगर लोकसभा में जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड जाते हैं, जब महायुति ने ये चुनाव साथ में लड़ा था, बहुत बुरा परफॉर्मेंस हुआ था इनका और अनएक्सपेक्टेड था वो परफॉर्मेंस। तब हमने सुना था कि देवेंद्र फडणवीस सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये हार का सारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अपने सर पे लेता हूँ। तो वहीं से डिसाइड हो गया था, वहीं से कवायद शुरू हो चुकी थी
देवेंद्र फडणवीस की कि किस तरीके से इस सिचुएशन को टर्न किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। फेक नैरेटिव की बात करते रहे हैं महायुति की। लोकसभा के समय में एक फेक नैरेटिव बनाया गया था महा विकास आघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, उसको बदल दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो ये स्लोगन है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत मुख्य रोल यहाँ पर निभाया है, ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है। इसके अलावा तो यहाँ पे बात तो हम श्रेय तो हम दे सकते हैं सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को। इसके अलावा जो पॉलिसीज या जो स्कीम्स हाल ही में उन्होंने शुरू की थी महायुति ने, जैसे लाड़की बहन योजना है, इसमें ये भी एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इसका एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक हमने सिनेरियो मध्य प्रदेश में देखा था। तो ये बात का श्रेय हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उनको भी जाता है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं श्रेय तो ग्रुप्स में लिया जा रहा है, टीम वर्क था इनका। और जो अगर हम अभी की बात कर लें तो अभी भी फिलहाल यही बात चल रही है कि हर टीम कह रहा है, जो टॉप लीडरशिप है वो कह रहा है कि जो भी डिसाइड किया जाएगा एक साथ डिसाइड किया जाएगा, यानी कि मतभेद बाहर नहीं आ रहा है इसमें। मतभेद अगर कोई होते भी हैं तो वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। और ये ही बात पूरे चुनाव में इनके लिए भी एक कारगर बात साबित हुई कि जनता को ये समझ में आया कि कोई मतभेद नहीं है महायुति में। तो एक अच्छा सरकार महाराष्ट्र के लिए ये होगा अगले 5 साल के लिए, क्योंकि पिछला 2019 से 2024 अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की जनता के लिए काफी उतार चढ़ाव का ये सरकार। लेकिन अब ये सवाल है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी क्या करेंगे। जो मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जब वहां पर अपोजिशन का कोई लीडर नहीं होगा, ऐसे में उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, उनकी क्या रणनीति होगी। कुछ मेंबर्स भले उनके यहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में हैं, लेकिन राज्य में तो वो किसी भी हालत में नहीं दिखाई दे रहे इस वक्त। देखिए, हमने जो थोड़े से विशेषज्ञ हैं उनसे बात करी, उनसे समझा कि अब एक कोई पार्टी का, या उद्धव ठाकरे या शरद पवार या कांग्रेस की बात कर लें, तो किसी के पास में भी एक टोटल आंकड़े नहीं है कि वो 29 तक पहुंचे कि जहां पर उनका एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकेगा। हालांकि महा विकास आघाड़ी अगर साथ में आती है तो उनके पास ये आंकड़े हैं, लेकिन वो जो एक स्पेशल राइट है वो स्पीकर के पास हो सकता है कि वो डिसाइड करें कि क्या वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद महाविकास आघाड़ी के पास में किसी को सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं। ये तो जो अगर एक दिन का विशेष सत्र जो बुलाया जाएगा उसमें भी समझ में आ सकता है, या आगे आने वाले समय में भी समझ में आ सकता है। लेकिन रुख जो महाविकास आघाड़ी ने लिया है वो साफ तौर पर यही है कि भले ही उनके पास में कोई अधिकृत पोजीशन नहीं होगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, लेकिन वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। यानी कि जो बीजेपी या महायुति ने जो भी वादे किए हुए हैं कि लाड़की बहन योजना की बात कर लीजिए फॉर एग्जांपल, जो फिलहाल 1500 दिया जा रहा है, उससे ये मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि 2100 देंगे। तो अब महाविकास आघाड़ी ये इंश्योर करेगी कि महायुति जो है वो अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। जी जी, श्यामा बहुत धन्यवाद। और ये तो राजनीति है और चलती रहेगी, और किसी को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के अप्रत्याशित परिणाम महाराष्ट्र से निकलेंगे। लेकिन अब सभी की निगाहें ये इसी बात पर है कि वहाँ पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। देश में सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स को कैसे बढ़ावा दिया गया है, उसकी बानगी अब पूरी दुनिया देखेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के 130 साल के लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत में आज से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर करीब 3 बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर कारगर विदेश नीति, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में ये पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आमसभा का आयोजन भारत में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री, ICA के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस दौरान लगभग 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक विदेशी अतिथि भी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण रखा गया है। साथ ही इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनमें सक्षम नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए समृद्धि का सृजन, सहकारी पहचान की पुष्टि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समृद्धि को साकार करना आदि जैसे विषय होंगे। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से 54 बड़ी सहकारिता पहलों के शुरू होने से GDP में भी सहकारी हिस्सेदारी बढ़ी है। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या जहां सहकारी समितियां नहीं थी, उन क्षेत्रों में बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय गांव की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाएगा। ICA ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रोडशेल पायनियर्स अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सहकारी क्षेत्र को न सिर्फ गति देने का काम करेगा, बल्कि कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान कर सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के SDM वंदना मिश्रा ने आज सुबह मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। संभल में अब 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। उपद्रवियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई है और पत्थरबाजी की घटना में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जिले में इंटरनेट सेवा बंद है। साथ ही सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। 2 महिलाओं सहित 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। CCTV के जरिए आरोपियों की पहचान जारी है। इसके साथ ही संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बवाल करने वालों लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने आज दिल्ली के बुराड़ी इलाके का जायजा लिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट किए। आतिशी ने बुराड़ी इलाके को नरक से भी बुरा बताते हुए कहा कि पूरे इलाके में सड़कें बुरे हाल में हैं, गलियों में बदबूदार पानी भरा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल है। स्वाति ने बुराड़ी आने को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आतिशी से सवाल पूछा। साथ ही ये भी पूछा कि दिल्ली का ये हाल कब तक ठीक होगा। आज उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल GPS सिस्टम के भरोसे कार चल रही थी और निर्माणाधीन पुल से वो नदी में जा गिरी, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
क्षेत्रीय अधिकारी फरीदपुर आशुतोष शिवम ने बताया कि कार में सवार तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मरने वाले में से 2 लोगों की पहचान फर्रुखाबाद निवासी के रूप में हुई है। अभी तक एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इस हादसे में सूचना मृतकों के परिवारों को दे दी गई है और मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि यह हादसा बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के खललपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पुल अभी भी निर्माणाधीन था और गूगल मैप ने कार को यह रास्ता बताया और रात में अंधेरे की वजह से जो गाड़ी है वो समझ नहीं पाई कि वो आगे पुल बिल्कुल टूटा हुआ है और ये संवेदनशील घटना सामने आई है। प्रतीत होती है वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, शायद उन पर एक्सेस को ही रोका जा सकता है। ऐसी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, वरना इस तरह के हादसे लगातार होते रहेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा का पंडाल अब भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047, इसी थीम पर इस पंडाल को सजाया गया है। यहाँ ओडिशा की प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की सांस्कृतिक छवियाँ साफ देखी जा सकती हैं। और क्या खास है इस पंडाल में, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये है दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा का पंडाल, जो अपनी विरासत और प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की सांस्कृतिक छवियों के साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर मुक्तेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठित मूर्तिकला, कोणार्क और राज्य के विरासत स्थल रत्नागिरी के बौद्ध स्मारकों की प्रतिकृतियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंडाल में एक अति आधुनिक बुलेट ट्रेन की छवि रखी गई है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि देश में परंपरा और तकनीक किस तरह साथ साथ चलती हैं। विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047 की थीम के अनुसार ही पंडाल को सजाया गया है। इसमें हम ओडिशा का विरासत को लेकर विकास की ओर जो बढ़ रहे हैं, ओडिशा 2036 तक जो विकास हमारा जो कल्पना है, जो हमारा सोच है, वो हम जो हमारा लक्ष्य है ओडिशा का सरकार का, वही हम प्रदर्शित किए हैं। उसी के साथ हम जा रहे हैं और ओडिशा के विकास के साथ साथ हम जब 2036 में हमारा विकास हो जाएगा, हम पूरी तरह हो जाएंगे, उसी में हम इंडिया का जो भारत का जो विकास है उसी में हम साथ देंगे और भारत के विकास के रथ को हम आगे लेकर जाएंगे। ओडिशा पंडाल में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए करीब 25 स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामीण उत्पाद और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पाद इस पंडाल में काफी संख्या में लोगों को लुभा रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मांग वाले कुछ उत्पादों में कंधमाल की हल्दी और विभिन्न मसाले हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार तमाम राज्यों के व्यंजन भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण है पंजाब के लजीज व्यंजन। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। भारत
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तमाम राज्यों के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। लोग जमकर चटकारा लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ साडा पंजाब पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंह राणा जी। गुरगुजार हैं अपने राज्य के प्रबंधकों का जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम अमृत सिंह जिन्होंने हमारे पर भरोसा करके हमें ट्रेड फेयर में इस बार फिर मौका दिया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का जितना कुजीन है और जो टेस्ट वैरायटी है, जो लोगों को स्वाद लगे, हमने पूरा का पूरा व्यवस्था करी है हम लोगों की। और ये आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को इस चीज़ पसंद आ रही है। हमने यहाँ पर चूँकि गैस और यहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रिक जो यूटेंसिल्स हैं उसके ऊपर हमने कोशिश करी उन चीज़ों को बनाने की, क्योंकि पंजाब एक रिच फूड है, वहाँ पर लोग खाते हैं और वो अच्छा खाना खाते हैं। तो तंदूर के अलावा हमने कुलचा जो भी निकल के आ रहा है हमारा किसी बेस किचन से निकल के आ रहा है, हम उसको दे रहे हैं। मक्के की रोटी साग लाइव बन रही है हमारी, सब कुछ व्यवस्थित है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी जो खा के जाए उसके चेहरे पे खुशी हो और उसको पूरा आनंद आए। सर, सबसे ज़्यादा किस व्यंजन पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है? लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? देखो, ज़्यादा लोग यहाँ पर मक्के की रोटी साग को पसंद कर रहे हैं, हमारी पंजाबी थाली है उसको पसंद कर रहे हैं, अमृतसरी कुलचे को पसंद करते हैं और सोया चाप को पसंद कर रहे हैं मेन। और पंजाब की हमने लस्सी स्पेशल रखी है। लोगों को हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ना पिए, पंजाब की लस्सी पिए ज़्यादा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आप भी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो इन राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ लेना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। खासकर हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आने वाले दक्षिणी उपनगरों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। यहां पिछले 2 सप्ताह में बमबारी काफी तेज हो गई है। इन हमलों में रविवार को मरने वालों की संख्या 20 से बढ़कर 29 हो गई है। वहीं शनिवार को 84 लोग इन हमलों में मारे गए थे। पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम अब जीत से चंद विकेट ही दूर है। मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 12 रन से आगे खेलना शुरू किया। ताज़ा समाचार मिलने तक 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे दिन पहला झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा, जो 4 रन बना करके मोहम्मद सिराज की गेंद पर ऋषभ पंत द्वारा कैच कर लिए गए। स्टीवन स्मिथ भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए, 17 रन पर ही मोहम्मद सिराज का ही शिकार बने। इसके बाद ट्रेविस हेड का विकेट सामने आया। वो 89 रनों पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। इससे पहले मैच के तीसरे दिन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नाथन मैक्सविनी और मार्नस लाबुसेन को पवेलियन भेज दिया, जबकि मोहम्मद सिराज ने पेट कमिंस को आउट किया। इससे पहले विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार पारी की बदौलत दूसरी पारी में भारत का स्कोर 6 विकेट पर 487 रन तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश सिंगापुर में आज से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लेरेन को चुनौती देंगे। 14 बाजियों की चैंपियनशिप 12 दिसंबर तक चलेगी। मुकेश का लक्ष्य है विश्वनाथन आनंद के बाद इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर। भारत के युवा डी गुकेश का पहला विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में अनुभवी डिंग लॉरेन पर भारी नजर आ रहा है। मुकाबले की बात करें तो 14 क्लासिकल मुकाबले खेले जाने हैं और पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी विजेता के तौर पर सामने होगा। मुकाबला टाई रहने पर कम अवधि के मैच के जरिए विजेता का फैसला किया जाएगा। लेरेन 2023 में खिताब जीतने के बाद से लगातार औसत प्रदर्शन के बाद विश्व रैंकिंग में खिसक कर 23वें स्थान पर आ गए। दूसरी ओर गुकेश विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने अप्रैल में कैंडिडेट्स खिताब जीतकर लेरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप मुकाबला खेलने का हक हासिल किया था। रेडबुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन का फार्मूला 1 के रेसिंग ट्रैक पर दबदबा कायम है। इस चालक ने लास वेगास ग्रांड प्री का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। मैक्स फार्मूला 1 के इतिहास में 4 विश्व चैंपियन खिताब जीतने वाले सिर्फ 6ठे रेसर बन चुके हैं। लास वेगास ग्रांड प्री में 5वें स्थान पर रहकर प्रतिद्वंदी लैंडो नोरिस को विश्व खिताब जीतने से उन्होंने वंचित कर दिया। इसी के साथ समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।